जनमत विद्यालोक में स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक ले रहा हूं जो कल योगी आदित्यनाथ जी ने कानपुर में कहा, मेरे शहर में कहा कि लाल टोपी काले कारनामे। जरा इस बात की विवेचना करते हैं। मैं एक टीवी चैनल में था, मैंने उसमें एक बात कही कि ये एक सटायर है, लेकिन ये सटायर बिल्कुल फिट बैठता है। क्या ये वाकई फिट बैठता है या योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर एक झूठा आरोप लगा रहे हैं? इसकी एक विवेचना करते हैं छोटी सी। ये समझने की कोशिश करते हैं कि लाल टोपी काले कारनामे का ये निहितार्थ क्या है। दोस्तों, जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल याद किया जाता है, मैं बार बार कहता हूं कि जो पार्टी जिस समय शासन में रही है, जैसे 1980-82 के बाद कांग्रेस कभी उत्तर प्रदेश में शासन में ही नहीं आई, तो अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के राज्य की बात की जाएगी तो एनडी तिवारी की बात की जाएगी, 1980-82 के आसपास जो सरकार थी उसकी बात की जाएगी। अगर बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल की तुलना होगी तो जो 2007 से 12 में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उस शासनकाल से तुलना की जाएगी। और अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी 2012 से 17 में चीफ मिनिस्टर है और 10 साल से नहीं है, 7.5-8 साल से, तो वो भी उनकी तुलना उस समय से की जाएगी। तो जो 2012 से 17 के समय में समाजवादी पार्टी का जो शासनकाल था, उस समय क्या लाल टोपी काले कारनामे होते थे? अगर होते थे तो ये पॉलिटिकल बयान नहीं है, लेकिन अगर होते थे तो ये केवल पॉलिटिकल बयान ही नहीं है, ये सच्चाई भी बता रहा है। अब योगी आदित्यनाथ जी एक संत के साथ साथ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो नेता भी हैं, इसीलिए वो मुख्यमंत्री हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं। और अगर राजनीतिज्ञ हैं तो उनका बयान भी पॉलिटिकल भी हो सकता है और सच्चाई भी हो सकती है। अगर वो बयान पॉलिटिकल मात्र है, उसमें सच्चाई दूर दूर तक नहीं है, तो उसकी विवेचना मैं नहीं करता। अगर मैं इस लाल टोपी काले कारनामे की आपके पास तक विवेचना लेकर के आया हूं तो कहीं कुछ तो होगा। जैसे अखिलेश यादव के शासनकाल में, मैंने ये टीवी में भी बताया, हिंदी खबर में था मैं कल, तो उसमें बताया कि मेरा गांव पड़ता है कानपुर के पास कुर्नी, हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है कुर्नी दरबार करके। आप लोग चाहें तो वहां जरूर दर्शन करने जाएं। और वहां पर उसी के वो साड़ चौकी लगती थी, यहाँ डिफेंस कॉरिडोर खुल रहा है अडानी का, उसी के पास साड़ नहरिया है, बड़ी बदनाम जगह है। आसपास वो हाथी घास उगाती है। अगर आप मेरे क्षेत्र के आसपास के हैं, कोई कानपुर के आसपास और कुर्नी दरबार गए हैं तो आपको पता जरूर होगा। और वो हाथी दांत इतनी बड़ी बड़ी हो जाती थी कि तो सर्दियों में आप अगर दिन में भी वहां से निकले थोड़ा सा भय लगेगा। आसपास कोई गांव नहीं है, साड़ से दूर है 2 किलोमीटर, और जो बरई गांव पड़ता है वो रोड से अंदर पड़ता है, फिर चंदापुर है, रातेपुर है, वो दूर है। तो वो एक ऐसी जगह बन जाती थी जो सुनसान है। और उस सुनसान जगह पर सर्दियों पर जो क्षेत्र का आदमी था वो 8-9 बजे के बाद नहीं निकलता था। जब मैं छोटा था तो शाम को दिन डूबने के बाद नहीं निकलता था। दिन डूबने के बाद क्षेत्रीय आदमी वहां से निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जब अखिलेश यादव जी का कार्यकाल आया तो 8-9 बजे के बाद जल्दी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी सर्दियों में वहां से निकलने की। ये था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी का वो काल आया तो उसके बाद मुझे लगता है 7.5 साल में एक घटना ऐसी घटी है, लेकिन बाकी की कोई लगभग इस अपवाद के रूप में बाकी ऐसी कोई घटना 7.5 साल में मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी जानकारी में तो जरूर बताइएगा। लेकिन वो जगह बदनाम जगह नहीं रही। ये एक मैं उदाहरण बता रहा हूं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का जो शासनकाल है वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल की तुलना में ज्यादा बेहतर है लॉ एंड ऑर्डर के मैटर में। तो इसीलिए अगर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि लाल टोपी और काले कारनामे, तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर मैटर में बात तो फिट बैठती है। अब बात आती है कि डेवलपमेंटल मामले में अगर लाल टोपी काले कारनामे की बात देखें तो ये ठीक है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने गांव के आसपास की बात करें, जैसे कुर्दी में आरसीसी रोड मेरे गांव में दरवाजे में बनी, वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बनी 2 बार। एक बार हमारे गांव में पानी की टंकी आई, वो बीएसपी के शासनकाल में आई। गांव में पोस्ट ऑफिस और बैंक आया, वो कांग्रेस के काल में आया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मैं कुर्नी में अगर मानूं तो मेरे कहने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, हालांकि अब कम से कम उन्होंने हनुमान मंदिर पे जो कुर्दी दरबार है वहां पर एक कई करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, वहां पर एक हॉल बना है, वहां सुविधाएं बनी है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। तो अब ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी वहां काम हुआ है।
तो इस तरह से अगर हम देखें लॉ एंड ऑर्डर के मैटर में तो लाल टोपी काले कारनामे दिखते हैं। आपको याद होगा वो मुजफ्फरनगर का दंगा, जिसमें जो व्यक्ति आरोपी था उसको उसकी तरफ सरकार थी, उसकी तरफ जो है अखिलेश यादव का झुकाव था, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर धर्म का था। मुझे कहने में कोई दो राय नहीं कि वो मुस्लिम था। तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लाल टोपी थी और काले कारनामे भी थे। चलिए वो छोड़ दीजिए, अभी थोड़े काले कारनामे और एक आध देखते हैं। अगर आप देखोगे तो मिल्कीपुर की घटना देखिए। मिल्कीपुर में मोइन खान उनका एक नेता है, था और है, जेल में है, फिर भी नेता है। समाजवादी पार्टी ने उसे पद से नहीं निकाला। इवन देन उस बेटी को जो अति पिछड़ी थी, पिछड़े समाज से आती है, और उससे कहा कि उसका मतलब टेस्ट हो जाए, उस एफआईआर बाद में हो या एफआईआर हो जाए, टेस्ट हो जाए। कौन सा एक टेस्ट आता है, वो बेटी के साथ, वो बेटी टेस्ट दे, पॉलीग्राफिक टेस्ट, वो बेटी टेस्ट दे। मोइन खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों ना हो? यानी जो व्यक्ति जिसके साथ विक्टिम है, जिसके साथ दुर्घटना घटी है, उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराएंगे, मोइन खान का क्यों नहीं कराएंगे? कन्नौज में अगर आप आते हैं और कन्नौज में देखेंगे यादव जी का 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, आज पता चला उनका भाई 25,000 का भगोड़ा घोषित, इनामी घोषित हो गया। अखिलेश यादव उसमें भी चुप है। लेकिन रायबरेली में एक दोस्तों में आपस में लड़ाई हुई और उस लड़ाई को लेकर एक दलित भाई की हत्या हो गई, उसमें राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो जो ये सिलेक्टिविज्म है, ये बताता है कि अखिलेश यादव जी आज भी, या समाजवादी पार्टी आज भी अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी है। वो गलत काम करे तो भी राजदंड ये नहीं कहता, राजा का काम ये नहीं है, मुख्यमंत्री का ये काम नहीं है कि अपना गलत करे तो भी उसे बचाए और दूसरा करे तो उसे फंसाए। ये ठीक नहीं है, ये फिर लाल टोपी काला कारनामे में आ जाएगा। तो अखिलेश यादव जी के कार्यकाल की अगर हम विवेचना करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि लाल टोपी और काले कारनामे की जो योगी आदित्यनाथ जी की बात है, ये एक पॉलिटिकल सटार होने के साथ साथ वो एक संदेश भी दे रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आप अगर जिताते हैं तो फिर वैसी ही कानून व्यवस्था आएगी, वैसा ही लॉ एंड ऑर्डर आएगा जिसमें अतीक अहमद जैसे माफिया पैदा हो। और उसके बाद समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी उन्हें अपने टिकट से नेता भी बना देगी और वो माननीय हो जाएंगे। तो इस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, कहीं न कहीं पर समाजवादी पार्टी को उसमें अपने आप को आंसर करने में मुश्किल होता है। हालांकि डेवलपमेंटल मैटर में मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव ने भी काफी अच्छे काम किए थे, अच्छे रोड्स बने, कुछ इंडस्ट्रीज भी आई, तो उसमें लाल टोपी काले कारनामे भले न फिट होता हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मैटर पे तो उनकी लाल टोपी काले कारनामे की जो बात है वो जरूर चरितार्थ होती है। और ये पॉलिटिकल सटार होने के साथ साथ ये समाजवादी पार्टी के उस स्वभाव को बताती है, उस चरित्र को बताती है कि जब वो सत्ता में आती है तो किस तरह के लोग सत्ता पर कंट्रोल करते हैं, सत्ता पर नियंत्रण करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने योगी आदित्यनाथ जी के जो लाल टोपी काले कारनामे का जो उन्होंने कल बयान दिया था कानपुर में, मेरे शहर में शीशामुंह में जैसी ग्राउंड पे आकर के, वहां को लेकर के मैंने ये विश्लेषण किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए विजिबिलिटी सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी है। 1,10,000 मुसलमान है, 70,000 दलित है, 60,000 ब्राह्मण है, 12,000 ओबीसी है, 26,000 कायस्थ है। तो जो मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन इरफान सोलंकी ने वहां बनाया था शीशामुंह में, दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ वहां जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चीजें वहां पर आसान नहीं। लेकिन अगर दलित बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, कायस्थ और ब्राह्मण भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, तो निश्चित बात है भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 3 चुनावों से समाजवादी पार्टी ही वहां जीत रही है, इस रिकॉर्ड को शायद वो तोड़ने में सक्षम हो। देखते हैं ये उपचुनाव क्या कहता है। ये आप कानपुर की शीशामुंह विधानसभा को लेकर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जब उपचुनाव का परिणाम आएगा। तो दोस्तों, आज ये वीडियो यही समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बिल्कुल नहीं करते, और जितने लोग देखते हैं उनमें से बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और हमारा और आपका जो संबंध इसमें बन रहा है एक बृहद परिवार के रूप में, वो और मजबूत हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।